बारिश जब आती थी तो हमारे ये था कि पूरे घर में पानी 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 हो जाता था और फिर हम उलीचते थे उसको। तब रात का समय होता, कभी रात में बारिश आ जाती थी तो मम्मी थी वो खाटों को ऐसी जगह लगाने में पूरी रात निकल जाती कि जहाँ पे छत ना टपक रही हो। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आईपीएस का प्रोफेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल किया। हमें एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 3 दिन तक वेट करना पड़ा और 3 दिन के बाद भी जो दरोगा थे उन्होंने बोला कि 40,000 रुपये लगेंगे तब जाके तुम्हारी एफआईआर होगी, नहीं तो नहीं। तो फिर से बोला था कि भाई ये सेल्फी मेरे को सेंड कर देना। तो मैंने कहा कि करता हूँ, अभी करता हूँ 2-5 मिनट में रुक जा, कि नहीं अभी नहीं करनी, अगर यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो ही करनी है, अदरवाइज करना भी नहीं। अपने पास रखना, अपने पास ही रखना। आप शांत रहिए, आप नहीं है कलेक्टर की औलाद। नमस्कार। देश में विधायक सांसद बनने के लिए 25 साल की उम्र की योग्यता होती है जी, लेकिन 25 साल से भी कम उम्र में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में 23 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता हासिल करने वाले प्रिंस स्कूल एवं पीसीपी के पूर्व छात्र विकास कुमार मीणा आज हमारे साथ हैं। बहुत ही गौरवशाली पल है कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में शानदार सक्सेस हासिल करके और आप आने वाले समय में आईपीएस के रूप में देश में पदस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले विकास, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर जी। आज विकास अपने कजिन के एडमिशन के उद्देश्य से प्रिंस पधारे, तो हमने विकास का बहुतोमुखी चहुमुखी सदुपयोग किया और सुबह से ही विकास बच्चों के सेशन लेने में लगा हुआ है और यहाँ तक कि कॉलेज के यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो बच्चे हैं उनकी सेमिनार के साथ आपने शानदार क्लासेज भी ली, बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। तो विकास, जब सिलेक्शन हुआ तब तो बड़ी खुशी हुई, बहुत बड़ी खुशी थी। आज बच्चों से इंटरेक्शन भी खूब लंबा चला, कैसी फीलिंग आ रही है? सर फीलिंग तो यही आ रही है कि मेरे भी सपने जब थे तो मेरे सामने भी कोई ऐसा मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट आ जाता था जी जी, तो मुझे भी लगता था कि कुछ ना कुछ पूछ लूँ जी, कुछ रह ना जाए, मतलब सारी चीज़ें पूछ लूँ। वो जुनून दिखने को मिला और थोड़ा सा ये लगा कि कुछ प्रोडक्टिव एटलीस्ट मैं कर पाऊँ उन लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा आगे चल के वो भी अपने पाथ में एक डायरेक्शन सीधे गोल की तरफ बढ़ा सके, कदम बढ़ा सके। तो उसके लिए तो अपन पहले चलेंगे अपन शुरुआत से, क्योंकि अपन सीधा आगे के स्टेप पे आ गए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विकास एक बचपन से ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा है। 10th में आपने 91% पाकर प्रिंस स्कूल पीसीपी में फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया। 12th के साथ आपने एनआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया जेई में सेलेक्ट होकर, और उसके साथ ही 12th में 90% का स्कोर भी हासिल किया। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले विकास स्वयं के बारे में और स्वयं की जर्नी के बारे में आप ही ब्रीफ करें। तो जैसा कि आपको पता है सर कि मेरा नाम विकास कुमार मीणा है। मैं राजस्थान के एक छोटा सा गांव है सर, करौली जिले का छोटा सा गांव है बजेड़ा, वहाँ से आता हूँ। जी जी। मुख्यतः मेरी 10वीं वहीं स्थानीय विद्यालय से हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेरे भैया हैं दीपक मीणा नाम के, जो ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड थे जेई में। 134 के समथिंग उनकी एसटी रैंक थी, तो उन्होंने रेफ़र किया था क्योंकि वो उनको मेरे पापा ने पढ़ाया था, तो मेरे फादर टीचर हैं तो उन्होंने पढ़ाया था, तो उनके रेफरेंस से यहाँ पे आया जी। और सर फिर उसके बाद लगा कि ठीक है एक अच्छी डायरेक्शन में गाइडेंस मिलेगी, और मिली भी। हॉस्टल्स में यहाँ पे रहे और एक थोड़ा सा डिसिप्लिन जो आया, मुझे लगता है कि डिसिप्लिन यहाँ वाली स्कूल ने मुझे बहुत सिखाया है, पीसीपी ने मुझे बहुत सिखाया है, हॉस्टल लाइफ ने बहुत सिखाया है। फिर उसके बाद कॉलेज गया यूनाइटेड दिल्ली, आपने जैसा बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की, और सपना कुछ अलग था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो ठीक है, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। पर मेरा जो मानना है पर्टिकुलरली, मैं एक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सिटिंग करने वाला आदमी हूँ नहीं। टिकते नहीं हो आप? नहीं सर, लॉन्ग सिटिंग नहीं हो पाती। लंबे टाइम तक कुर्सी पे टिके हुए नहीं रहते। हाँ, मतलब मेरे साथ ये सीन है कि थोड़ा सा कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं 1-1.5 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मेरे को बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ लूँगा। पर मेरे साथ अच्छा ये है कि अगर मुझे पढ़ना है तो फिर पढ़ना है जी। मैं ब्रेक ले लूंगा बीच में बाकायदा, बट मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर नहीं ही पढ़ूंगा। तो ऐसा मेरे साथ था और मुझे लगता है कि वो चीज़ें काम आई भी आगे चल के, और यही सर जर्नी है। उसके बाद कॉलेज से पास आउट हुआ 2021 में, कोविड के टाइम पे। 2022 में मैंने एक हिंदी माध्यम के एक IAS के लिए संस्थान से मैंने कोचिंग करी दिल्ली में रह के। 2022 में कोचिंग करी, 2023 में कोचिंग कंप्लीट हुई। कोचिंग कंप्लीट होते होते मैंने एग्ज़ाम दिया और भगवान की कृपा से पहले ही बार में सक्सेस। जी, ये अपने आप में ड्रीम भी होता है, क्योंकि यूपीएससी में कई अटेम्प्ट्स मिलते हैं और ज़्यादातर सक्सेस वाले बच्चों में अटेम्प्ट्स की संख्या
मोर देन 2-3 होती है, 2-3 और मोर मिलती है। हाँ। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आईपीएस का प्रोफेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल किया, डेफिनेटली बड़ी अचीवमेंट है। इसको अचीवमेंट को मतलब बड़ी नहीं बहुत बड़ी कहा जाएगा। और जैसा मैंने बताया आप शुरू से ही इंटेलेक्चुअल रहे। प्रिंस के भी मुझे दिन याद आ रहे हैं जब आप छोटे मोटे गोलू मोलू एकदम पढ़ाकू और परफॉर्मेंस भी अच्छी करते थे। आप कोचिंग में भी पीसीपी में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चलती थी। विकास, बातचीत आती है घर से जी। और आपने बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि के परिवार में जीवन आगे बढ़ाया है, तो थोड़ा परिवार की सामान्य पृष्ठभूमि और जो शुरुआती जीवन है उसके बारे में और सपनों के बारे में बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे जिनकी पृष्ठभूमि कमजोर है ना, जिनको लग रहा होगा, जो अपने आप को कोसते हैं कि इस कमजोर पृष्ठभूमि में मेरे को पैदा क्यों किया, है ना, उन बच्चों के लिए आप अपने बारे में बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक करौली के एक काफ़ी अच्छा तो नहीं लेकिन थोड़ा पिछड़ा गांव है, सिंघान बजेड़ा, बजेड़ा से मैं मूलतः आता हूँ। मेरे ज़मीन सर नहीं है उतनी, टू बी वेरी फ्रैंक, और हमारे पानी की भी किल्लत है। तो हमारे पास जो जरिया था वो यही था कि हम पढ़ाई की तरफ अग्रसर हों और वही चीज़ें आगे चल के हमें सफलता दिला सकती है या फिर हमें ज़िंदगी में थोड़े सफल बना सकते हैं। मेरे पिताजी एक बात बताते हैं कि मेरे पिताजी के पिताजी जो थे उनकी कंडीशन काफ़ी समय पहले ऐसी थी कि जैसे खनन काम करते हैं तो उसमें से पत्थर निकलते हैं, तो पत्थर निकाल के वो डेली शाम को बेच के आते थे और आके फिर बाद में उनसे अनाज लेके आते थे। चूंकि हमारे जमीन नहीं थी ज़्यादा, पानी भी नहीं देते और भी बदला अनाज ले लो, अनाज लेके आते थे। फिर उनको दादी जी और वो पीसती थी और पीस के रोटी बनाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो पत्थर बिक नहीं पाते थे, तो मेरे दादाजी अनाज नहीं आ पाता था, भूखे रह जाते थे। तो शाम के टाइम पे मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो बोलते थे उनको कि बेटा पानी पी और आंख बंद कर, चुटकी बजाएगा तब तक सुबह हो जाएगी और कल की कल देखेंगे फिर, क्योंकि रात ही तो काटनी होती है। तो वो चीज़ें थी मेरे पिताजी, और उन्होंने थोड़ी क्या काफ़ी गरीबी झेली उस टाइम पे। और पिताजी के पास एक ही ऑप्शन था कि पढ़ें और किस चीज़ों में आगे बढ़ पाएँ थोड़ा सा इस फील्ड में। तो पापा ने 2004 की भर्ती आई थी राजस्थान टीचर की, तो पापा ने दिया उसमें, तो पापा का सिलेक्शन हो गया। लेकिन उससे पहले RAS का एग्ज़ाम दिया था पापा ने एक बार, प्री क्लियर हो गया था पापा का, पर वो पढ़ाई के लिए फिर पैसे चाहिए थे, जयपुर रहने के लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे नहीं होने की वजह से फिर मेंस नहीं दे पाए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, 2004 की भर्ती में 2005 में पोस्टिंग मिली। और मुझे लगता है कि वो फेज़ थोड़ा सा वो टर्निंग पॉइंट था 2005 वाला जो था, उसने हम लोगों के लिए इतनी पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि हम लोग अपने सपने खुली आंखों से देख सकें और उन्हें पूरे करने की सोच सकें। तो उसके बाद 2005 के बाद जो चीज़ें थी, अपने पुराने घर वगैरह थे, उन सबको सेटल डाउन करते करते हमें अपना पक्का मकान बनाने में 2018 लग गए। तो उस टाइम 2018 में पक्का मकान बनाया। हाँ। अभी आप सेमिनार में एक बहुत ही मोटिवेटिंग इंस्पिरेशनल आपने बताई, वो पट्टी का मकान और बारिश में छत का टपकना। हाँ। और माचे को, चारपाई को, हाँ। खाट को, हाँ। वहाँ शिफ्ट करना जहाँ बूंदे ना टपक। हाँ। वो थोड़ा सा तो वो वाकया शेयर करें सर। कई बार होता था, आमतौर पर जो अमीर लोग हैं या फिर जो वेल फाइनेंशियल कंडीशन से आते हैं उन लोगों के लिए बरसात एक सुहावना दिन होता है। हाँ। जैसे पकौड़ियाँ तलना शुरू हो जाता है। हाँ, उसके जैसे। तो एक पूर्व अपने राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने एक बात कही थी बहुत अच्छी कि बरसात जब आती थी तो हमारे लिए वो एक दुखद घटना होती थी, क्योंकि हमारे छप्पर का घर था, टपकता था। सेम कंडीशन सर मेरे साथ भी। पाटौर पोस बोलते हैं सर हमारी तरफ उस घर को, जो पट्टियों का घर बना होता है, इस तरह का पट्टियों क्या बोलते हैं? पाटौर पोस। पाटौर पोस। हाँ, पाटौर पोस जी। और वैसे हमारी देहाती भाषा में पाटौड़ बोलते हैं उनको। तो वो घर था, कच्ची दीवारें थी, दादाजी ने ही बनाया था उन घरों को। तो बारिश जब आती थी तो हमारे ये था कि पूरे घर में पानी 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 हो जाता था और फिर हम उलीचते थे उसको। तब रात का समय होता, कभी रात में बारिश आ जाती थी तो मम्मी थी वो खाटों को ऐसी जगह लगाने में पूरी रात निकल जाती कि जहाँ पे छत ना टपक रही हो। अब आज एक रात में सारा सिनेरियो बदल गया है, एक रात में सारी चीजें बदल गई। लेकिन वो संघर्ष के दिन आपको भविष्य में बहुत मजबूती देंगे। और मुझे लगता है सर कि मैंने जितना संघर्ष जिस परिवेश में आपने देखा है, पेरेंट्स ने देखा है, वो परिवेश भविष्य में आपको एक सफल ब्यूरोक्रेट भी बनाएगा, क्योंकि आप आम जन की भावनाओं को, परिस्थितियों को समझ पाएंगे। सर उम्मीद तो यही करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर ऐसे दिन देखे हुए हैं ना, तो आप खुद ब खुद किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद उस परिस्थिति से गुजरे हुए। सर ये चीज़ पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन
हमें एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अभी रिसेंटली मेरे सिलेक्शन थे कुछ दिन पहले 3 दिन तक वेट करना पड़ा, और 3 दिन के बाद भी जो दरोगा थे उन्होंने बोला कि 40,000 रुपए लगेंगे तब जाके तुम्हारी एफआईआर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सर नहीं करवाई फिर बाद में एफआईआर कि ठीक है, क्यों, पैसा बचाना जरूरी है एफआईआर की तुलना में। और क्या। अब पिताजी को तो देखा है, मतलब काफी देखा है, वो अपने लिए कपड़े नहीं बना देते ऐसे करके। और आप जानते हो कि अकेला आदमी जब घर पे नौकरी करता है, तो 3rd ग्रेड टीचर थे मेरे पिताजी, तो शुरुआत में कितनी घर खर्चा भी मुश्किल निकलता है, और पुरानी चीजें भी थी, उनको सेटल डाउन करते करते सर इतना समय हो गया। 2018 में हमने घर बनाया, 30 दिसंबर 2018 को मैं 18 साल का हुआ। 18 साल के हुए उसी समय घर बना, उसी समय घर बना। पर दुखद बात ये थी सर कि 28 दिसंबर 2018 को मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी। तो वो चीज़ें अच्छी जा रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें बुरी भी रही हैं साथ में। उसके बाद सर लगा कि थोड़ा सा सपना था दिमाग में कि पापा ने भी वो सपना क्रिएट किया था। और आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली में सर आदमी खुद सपना नहीं देखता, आदमी का जो सपना होता है वो परिवार का होता है, वो समाज का सपना होता है, वो उनके अभिभावकों का सपना होता है, और पूरे सराउंडिंग का होता है। तो मुझे लगता है कि वो सपने जो हैं वो बिल्डअप करेंगे। इतने बड़े सपने देख के भाई हम अगर देखें, हमारी कंडीशन देखें, तो हम इतने बड़े सपने नहीं दे सकते। पिताजी ने वो चीज़ें करी कि ठीक है सपने तुम देखो और पूरा करने के लिए मेहनत करो, चीज़ें हम तो एक वाकया फिर मैंने और सुना सेमिनार में, कलेक्टर वाला। हाँ, वो भी आप शेयर करें, बहुत लोगों के लिए मोटिवेटिंग होगा। तो ऐसे ही सर कुछ हैं, मतलब रिलेटिव्स हैं, मैं पूरी तरह से तो बताऊंगा नहीं, पर कुछ नहीं बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, ऐसा हर कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस के साथ कहीं ना कहीं कोई क्लिक होने वाली चीज जुड़ी रहती है, और होनी भी चाहिए, उनका अलग महत्व है। हाँ, उनकी जो पॉकिंग नेचर होती है उस वो दूसरे आदमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती है। तो कुछ बातें चल रही थी, तो पिताजी ने कहा कि कुछ बातें कही होंगी, पिताजी ने कहा, तो पिताजी से उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, आप नहीं हैं कलेक्टर की औलाद। तो मेरे को पापा ने कॉल किया शाम को, तो पापा थोड़े थे ऐसे मायूस से थे। जाहिर सी बात ये है कि बड़ा आदमी अपने बच्चों के सामने तो नहीं रो सकता, तो वो थे मायूस थे। तो उन्होंने मेरे को कॉल पे कहा कि यार देख, आज कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि आप शांत रहिए, आप नहीं है कलेक्टर की औलाद। तो कलेक्टर की औलाद तो नहीं सही, ऐसा काम कर दे कि हम कलेक्टर का बाप कहलाने लग जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छी बात ये थी कि सर भगवान सरस्वती माँ शायद जी वहाँ पे विराजमान थी, तो उस टाइम कहा कि पापा करेंगे, जरूर करेंगे, एश्योर नहीं कर सकता कब करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। कलेक्टर की औलाद नहीं तो कलेक्टर के बाप कहलाने का गर्व जरूर देंगे। हाँ, बहुत और सर अच्छा इतना लग रहा है कि वो चीज़ें हो पाई सर, पॉसिबल हो पाई। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो पीछे बैक ऑफ द माइंड ईश्वर भी आपके साथ वो चीज़ें कर देता है जो आप चाह रहे होते हैं और आप उस चीज़ के लिए बने होते हैं। कई बार क्षमता को चैलेंज करना ही क्षमता को और जगा देता है, बढ़ा सही, देता है। एकदम सही बात है सर। और 1-2 वाक़ये और हुए थे। एक हमारे उधर से ही है, एक लड़का है, तो हमारे घर पे पैर वैर छूने आए थे, दिवाली का टाइम था, तो उस टाइम मेरे से हल्का सा बड़ा है वो, तो उनके पैर छूने आया, तो मेरे साथ सेल्फी ली थी, तो 2-3 सेल्फियाँ ली थी। तो मेरे से बोला था कि भाई ये सेल्फी मेरे को सेंड कर देना। तो मैंने कहा कि करता हूँ, अभी करता हूँ, 2-5 मिनट मेरे को जा कि नहीं अभी नहीं करनी, अगर यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो ही करनी है, अदरवाइज करना भी नहीं, अपने पास रखना, अपने पास ही रखना। हाँ सर, मेरी जनरली आदत ये है कि मैं सेल्फीज वगैरह फोन में नहीं रखता, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने वो सेल्फी संभाल के रखी, पूरे 2 साल वेट किया सर। और उससे मैंने उस टाइम बोला कि भगवान करेंगे ना तो 2023 के यूपीएससी सिलेक्शन में मैं सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं तेरे को सेल्फी सेंड करूंगा, 2 साल बाद दूंगा। तो सर आई वो टाइम आया और उसने कॉल किया। पहली जो दिवाली निकली, लास्ट दिवाली, उसके बाद ये कॉल आया उसका वापस कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन को तू अपने पास रख, अभी रुक मैं तुझे को सेंड करता हूँ। सर वो अलग ही ड्रीम था और वो फुलफिल हो गया। मैंने सेंड करी, मेरे को अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि बोझ उतर गया दिल पे से, मतलब पूरा। तो वैसी चीज़ें रही। डेफिनेटली जो भी सक्सेसफुल शख्सियत होते हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न कुछ घटनाएं दिलों और दिमाग में बैठी रहती हैं, और वो उनके लिए हमेशा प्रेरणा का काम करती है। मैं तो कहता हूँ निंदक नियरे राखिए, आलोचक और क्रिटिसाइज करने वाले लोग चारों तरफ होने चाहिए, वो सफलता का जुनून है वो बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। चलते हैं विकास, आज आपने प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज के बच्चों से इंटरेक्शन किया, और बच्चे भी वो थे जो कॉलेज फर्स्ट ईयर में अभी आए। उन बच्चों से इंटरेक्शन करके आपने डेफिनेटली उनका लेक्चर भी लिया। वो बच्चे लगभग मुश्किल से 10-15 दिन से कॉलेज आने लगे। गिने चुने आप पुराने बच्चों की कॉपियां भी आपने देखी। तो कॉलेज फर्स्ट ईयर से कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है तो अपन कई बार कहते हैं कॉलेज की लाइफ की मस्ती करने दो, जीने दो। क्या हम लोग नाइंसाफी नहीं कर रहे उन युवाओं के साथ जिनको फर्स्ट ईयर से इस तरह से टाइट करके बांध रहे हैं? सर देखो, आजकल आने वाला जो कंपटीशन है उसमें ज़रूरत है सर इन चीज़ों की,
कि अगर हमें सही गाइडेंस मिलेगी तो हम क्यों ना कॉलेज से पास आउट होते होते 21 साल की उम्र में लग जाएं। मुझे लगता है कि शायद मैंने 1 साल डिले कर दिया, मुझे 22 साढ़े 22 साल की उम्र तक मुझे सेलेक्ट हो जाना चाहिए था। तो अगर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है, कॉलेज में मस्ती करना अलग चीज़ है, मस्ती हो जाती है सर कॉलेज में कितना, अगर मैं वो आपसे पूछूं तो कॉलेज 6-7 घंटे चलता होगा, 6-7 घंटे के बाद 6 घंटे केवल 6 घंटे 6 घंटे की अवधि के बाद तो समय फ्री है। और ठीक है, मतलब कभी कभी तो टाइम मिलता भी है, वेकेशंस आते हैं, हॉलीडेज आते हैं, 3 साल में इतना बड़ा वास्ट सिलेबस यूपीएससी का आराम से कवर हो जाएगा, हल्का फुल्का पढ़ाते पढ़ाते। और बीए का कॉलेज है सर, है ना, बीए बीएससी दोनों, हाँ, लेकिन प्योर यूपीएससी का प्रोग्राम हो बीए के साथ चलता है। तो सब्जेक्ट भी वही है कायदे से ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन की भी तैयारी हो ही रही है। जब क्लास में बच्चा बैठ ही रहा है 6 घंटे, और तो क्लास में बैठ के मस्ती क्या करेगा, क्लास में बैठ के पढ़ेगा ही ना, तो वो 6 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे उधर के, उसके बाद तो सारा टाइम है उसके पास। हाँ, हल्का सा ही है कि कोई नेगेटिवली अदरवाइज ले सकता है कि ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये सबकी ओवरऑल कहें तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सर, सीधी सीधी बात है, ऐसा कोई नहीं करता। आप चलो, विकास ने भी मुहर लगा दी है। हमने इसकी शुरुआत इस स्वरूप में की थी जब आईआईटी नीट की तैयारी बच्चा 11वीं से 9वीं से शुरू कर देता है, जहां 50-55 हजार सीटें होती हैं, तो सैकड़ों की सीटों वाली मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कॉलेज फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं। ठीक है, तो विकास नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ टिप्स, जैसे कॉलेज फर्स्ट ईयर से कोई बच्चा तैयारी करना चाहे, क्योंकि अभी अपना मुख्य फोकस उन बच्चों के लिए जिनसे अपन इंटरेक्ट हुए हैं, तो कॉलेज फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक बच्चे को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या उसका ट्रैक होना चाहिए प्रोग्रेशन का। देखो सर, एक मैं 2 लाइन बोलता हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी लाइन है कि सफ़र में धूप तो होगी अगर चल सको तो चलो, राह में है कई रोडे अगर घर से निकल सको तो चलो। तो सिंपल सी बात यही है सर कि अगर कुछ बड़ा ड्रीम देखना है तो उसके पीछे कंसिस्टेंसी मांगती है, और 3 साल लगातार सही आप जिस डायरेक्शन में तैयारी करवा रहे हैं बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे अपन बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो सर ये बूंद बूंद ही हैं जो उन्हें आगे चल के काम आएंगी। तो अच्छी बात यह है कि 2-3-4 टिप्स हैं जो मैं शायद मुझे लगता है कि अच्छी होनी चाहिए। एक तो नेचुरल रहना है, अपने आप को कभी स्ट्रेस में नहीं लाना है, नेचुरल रह के एकदम नेचुरल फील करना है कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं गलत डायरेक्शन में जा नहीं रहा। और कभी भी अगर ऐसा लगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, इसका परीक्षण कैसे करना है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो जो एक्ट आप कर रहे हैं आप किसी पे परफॉर्म करके देख लीजिए, अगर सामने वाला हर्ट हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है, तो आप गलत कर रहे हैं, और सामने वाला अगर आपकी चीज़ों से खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, तो आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है उस चीज़ को करके तो आप अच्छा कर रहे हैं, सिंपल सी बात। तो एक तो नेचुरल रहता है, नेचुरल रहने से सीधी सीधी बात है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में अगर आप नेचुरलिटी रखेंगे और जैसा आपका व्यक्तित्व वैसा ही सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लगभग मैं कहता हूं कि 20-30% चांसेस तो वैसे ही बढ़ जाते हैं आपके, अगर आप नेचुरल रहोगे। दूसरा, जैसे नेचुरल वीडियो है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल होते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा काट छाट की तड़क भड़क लगाई, बहुत ज्यादा फर्निश्ड किया, वो अटक जाते हैं। तो बहुत अच्छा टिप्स विकास ने बताया कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वो पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन साथ में नेचुरल रहे। अब एकेडमिक की तैयारी उनको फर्स्ट ईयर से कैसे शुरू करनी चाहिए, इसके लिए क्या विशेष टिप्स हैं? सब्जेक्ट्स की अप्रोच किस तरह करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? सर अगर ग्रेजुएशन के लिए बात करें तो बीए वाली तो सारी सब्जेक्ट हैं ही जो आप तैयारी करवा रहे हैं। तो इसमें मेनली जीएस अपन फोकस करके चलेंगे। अभी ऑप्शनल की बजाय कॉलेज फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो जीएस को ज्यादा फोकस। हाँ, फाइनल ईयर में आप ऑप्शनल कर सकते हैं। जी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो आप अपनी सब्जेक्ट पढ़ें, जीएस वाली सब्जेक्ट तो आ भी रही है। और बीएससी के लिए अच्छी बात यह है कि साइंस एंड टेक तो उसमें भी चल रहा है, उसमें भी तो साइंस एंड टेक वाली चीजें तो उधर कवर हो रही है। और बाकी सीसेट का भी बीएससी के स्टूडेंट्स कुछ और बेटर कर सकते हैं। एक चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि सीसेट डिफिकल्ट होता जा रहा है। हालांकि इस बार काफी इजी पेपर आया था, लेकिन 2023 में बहुत हार्ड आया था। चूंकि हम लोग जेई से पढ़े हुए थे यहाँ से, तो मेरे दिमाग में तो वही आ रहे थे कि यार ये तो मैंने जेई में करे हुए क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी के, नंबर सिस्टम के, ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मुझे तो काफी हेल्पफुल हो गया वो। पढ़ाई की भी बेकार नहीं जाती, कई जगह काम में आती है। अब मैं सर आपको एक वाक्य बताता हूँ जो हकीकत है। मैंने अपनी जिंदगी में सीसेट की कभी क्लासेस नहीं ली है और ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज लगाई है। मैं रूम पे से उठ के गया, जीएस मैंने पढ़ा हुआ था, मैं रूम पे से उठ के गया, मैंने जीएस का पेपर सॉल्व किया। मैं सीसेट में 40 क्वेश्चन करके आया था वहाँ पे, बिना किसी तैयारी के। मैं 40 क्वेश्चन में मोस्टली मैथ और रीजनिंग के थे, और सर अच्छी बात ये थी कि 40 में से 36 सही हैं, 4 गलत थे। बहुत अच्छा। और वो भी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए। बस ये था कि भरोसा था कि जो पढ़ा है एटलीस्ट मैथ और रीजनिंग तो मैं कर ही दूंगा। तो वैसा भरोसा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस मार भी देता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना था कि यार कर लूंगा, हो सकता है कुछ सवालों में तैयारी पे विश्वास था। विश्वास था। एक विकास सर ये जानना चाहेंगे कि
जैसे कॉलेज के बच्चे हैं तो उनके लिए न्यूज़पेपर हैबिट हाँ हाँ कैसी क्या होनी चाहिए और उसका सक्सेस में कितना रोल हो सकता है? देखो सर, न्यूज़पेपर की ऐसी बात है कि हम मतलब मन बना के कोई चीज़ नहीं करते, बस हैबिट में आ जानी चाहिए, राइट। कि बच्चे को, छोटा बच्चा होता है तो पहले दिन हाथ पकड़ के चलाते हैं तो वो चलता है, गिरता है फिर चलता है, गिरता है फिर चलता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद पैरों पे चलने लग जाता है। वैसा ही न्यूज़पेपर के साथ है, आज आप फॉलो करो, आपको पढ़ने का मन नहीं करा, आप पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ो, अगले दिन पढ़ो, ऐसे ऐसे करते महीना पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी। और वो आदत है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बात बहुत अच्छी है कि ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग जाते हैं ना, मोस्टली सारे सिलेक्शन के बावजूद पेपर कंटिन्यू रखते हैं। और 2-4 पेपर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, या तो द इंडियन एक्सप्रेस कर लीजिए फॉलो, इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर, या फिर द हिंदू फॉलो करिए। और मोस्टली मेरा जो मानना है, मैंने जो फॉलो किया था वो तो द हिंदू ही करा था, द हिंदू फॉलो कर लीजिए। नहीं तो अगर हिंदी मीडियम में आप कंफर्टेबल है, दैनिक जागरण पढ़ लीजिए। ये लोकल न्यूज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा सर, क्योंकि क्या कहाँ चोरी हुआ यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, ताले तोड़े, हाँ, अलमारी संदूक का ताला तोड़ा, वही तो वो आने वाला है नहीं, फ्रंट पेज की खबर। और क्या, राजनीति का कोई सास ने बहू का पीटा और फिर बहू ने उल्टा सास को डंडे से पीटा, कुल्हाड़ी से पीटा। हाँ वही, राजनीति की खबरें आती नहीं है। तो अपने को कंटेंट पे फोकस करना है, पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज पढ़ें। तो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा बता भी दीजिए दर्शकों को, बहुत सारे एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अब जैसे सर देखो, मेरा जो पढ़ने का तरीका था, तो न्यूज़पेपर द हिंदू अगर मैंने उठा के चला, तो द हिंदू में एक तो संडे को साइंस एंड टेक का एक वो आता है एडिटोरियल वगैरह, और एक पार्ट आता है पूरा, आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी इनोवेटिव चीज़ें होती हैं। दूसरा, आपको पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है कि कौन नेता क्या किसको कह रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है 1%। एडिटोरियल आता है द हिंदू में, 4 मुझे बद्दी बद्दी गालियां दी, मेरा अपमान किया, उन खबरों को तवज्जो देनी है नहीं देनी? नहीं देनी, बिल्कुल नहीं। भावनाओं से जोड़ना है कि नहीं? हमारे नेताजी को कैसे भावनाएं, अगर आप यूपीएससी के लिए आ रहे हैं तो भावनाएं साइड में रख के आइए, और बद्दी गाली दी देने दो यार, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, आप बस अपना काम करते चलो। आपसी लड़ाई है उनकी, लड़ने दीजिए, क्योंकि अपने को मतलब नहीं है उन चीज़ों से। और जैसे ज्योग्राफी की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह आ गई, वो पढ़ ली खबरों में, कोई जैसे इजराइल हमास वॉर हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, तो ये चीज़ें पढ़ ली मोटा मोटी, क्योंकि ये खबरों में रहती है, पूछी जाती है। इन्फ्लेशन का पार्ट आया, इकोनॉमी का एक पोर्शन आता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें ही न्यूज़ की रहती हैं, बाकी नहीं रहती हैं। आप खुद जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, डेटा वेटा वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। और एडिटोरियल आते हैं, द हिंदू में 4 एडिटोरियल आते हैं, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आते हैं 2, तो ये चीज़ें तो आप पढ़ ही लीजिए। कई बार मैं देखता हूँ बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ाकू है, हाँ, और वो जब पढ़ना शुरू करता है तो कहीं तारीख मिल गई तो सबसे पहले तारीख को अंडरलाइन करेगा, याद करेगा और बार बार रटेगा कि 1900 इस साल में इस तारीख को ये हुआ था। सही बात है। इसका कितना क्या महत्व है सर? मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि तारीख इतनी ज़्यादा है ना कि आप याद नहीं रख पाओगे, और आप एक कंप्यूटर या कुछ ऐसे तो हो नहीं कि आप मेमोरी में फीड कर लोगे जी। और सीधी सीधी आप अफसर बन रहे हैं, तारीख याद करने के लिए नहीं रखा जा रहा। आप देखिए ना, जॉब का नेचर अफसर सा ही है। आप क्या है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, आप डेटा नहीं याद करोगे। डेटा याद करने के लिए आपके लिए लिपिक दे रखे हैं ऑलरेडी क्लियर, तो आप जिन चीज़ों के लिए बन रहे हैं वो चीज़ों पे फोकस करिए ना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका इनोवेटिव ब्रेन होना चाहिए। अब सर एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, शायद वही क्रक्स है इन चीज़ का यूपीएससी का। यूपीएससी बिल्कुल अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती ज़्यादा लोगों पे। तो सिंपल सी बात है कि अगर यूपीएससी को 5 काम कराने हैं तो हमारे पास 6 कैंडिडेट है, जिनमें से 7 मान लो आप, 7 कैंडिडेट है, जिनमें से 5 कैंडिडेट एक काम कर सकते हैं। यूपीएससी को 5 काम कराना है, एक कैंडिडेट एक काम कर सकता है, दूसरा काम कर सकता है, ऐसे करके 5 कैंडिडेट 5 काम कर सकते हैं। उन सबकी सैलरी रखनी है 1 लाख रुपए, है ना। एक बंदा है जो 3 काम कर सकता है और एक बंदा है जो 5 काम कर सकता है। तो सर आप भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मैं भी अगर कुछ चीज़ चलाऊं, मैं भी अगर कुछ दुकान खोलूं, तो मैं भी ऐसे बंदे को रखूंगा ना जो 5 चीज़ें एक साथ कर लेगा। जी जी, मल्टीटास्किंग हो। मल्टीटास्किंग, और नेचर जॉब का डिमांड भी वही है कि भाई मल्टीटास्किंग को यूपीएससी पैसों खर्चा भी नहीं करना चाहती ज़्यादा लोगों को। 5 लोगों को देना पड़ेगा, 5 लाख देगा। एक आदमी को दिले हम 2.5 लाख भी दे देंगे, 2.5 तो सेफ बच रहे हैं। और सीधी सीधी बात, बढ़िया बुद्धि भी होगी साथ में, क्लियर कट बढ़िया बुद्धि है। और पॉलिसी इंप्लीमेंट आदमी वही कर सकता है जो मल्टी टैलेंटेड है, क्योंकि इनोवेटिव दिमाग उसी का है ना, जब भी तो 5 चीज़ें एक साथ कर ले रहा है। तो वो चीज़ें रहनी चाहिए दिमाग में। जॉब का नेचर समझोगे तभी जाके जॉब पाओगे, सीधी बात यही। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक राइटिंग स्किल्स वर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ऑब्वियसली। हाँ, तो राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए बच्चे को क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए? राइटिंग स्किल
बेहतर करने के लिए शुरुआत में पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग काफ़ी लोग जो करते हैं मेनली एक परफॉर्मा बनाते हैं कि एक छोटा सा क्रक्स बना लिया कि मैं कैसे कैसे आंसर लिखूंगा, इंट्रो कैसे स्टार्ट करना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन कैसे करना है। तो जो मेरा मानना है, जो मैंने आंसर राइटिंग करी उसका ऐसा था कि इंट्रोडक्शन में अगर कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ रहा है तो डेफिनेशन मेंशन कर दी, या फिर कोई रिसेंटली कोई केस हुआ हो, कोई ऐसी घटना हुई हो, उससे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग बनाता है। और सर जीएस के जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं और ऐसे हैं ऑप्शनल है, उनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका आंसर बंधा हुआ लगे ना, कंपाइल हुआ एक साइकिल से चलते आ रहा है कि स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, तो पढ़ने में मजा आ रहा है, फ्लो नहीं टूटे ना, तो आंसर बहुत अच्छा है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट किया, कोई केस स्टडी से स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई अपने पास डेटा है डेटा से स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई अपने पास कोई रिसेंटली कोई न्यूज़ आई है उससे स्टार्ट कर दिया, या फिर डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया, वो लिख दिया। उसके बाद मेन बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड है वही लिख दिया। और जब कंक्लूजन लिखे तो कंक्लूजन में कोई वे फॉरवर्ड जो होते हैं कि आगे के लिए हम क्या काम कर सकते हैं और सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया, तो वो सारे मेंशन कर सकते हैं, कोई स्कीम्स वगैरह हैं वैसी, तो वो सारी चीज़ें लिखोगे और एक अच्छा सा छोटा सा फॉर्मेट बनेगा आपका। 2 पेज का जो आंसर लिखना आता है उसमें आप 1.5 पेज भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपका सारी चीज़ आप समझा दी, 3 पेज वाले में 2.5 पेज भी लिखे, चलेगा। तो ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे आप करोगे तो आपको समझ में आएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्लो चार्ट और डायग्राम, मैपिंग, इन सब का यूज करते चलें। फॉर्म, बुलेट फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं अगर डिमांड है तो। यूपीएससी में ज्यादा रोल नहीं रहता टेबुलेटेड का। हाँ जी, तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितना अट्रैक्ट, सीधी बात ये है कि अगर कोई चीज़ दिखने में सुंदर है ना तो एक बार को मन करेगा यार खरीद ले। तो वैसे ही अपने को अपना आंसर दिखने में सुंदर इतना बनाना है और अगला चाहे कि पढूं। हाँ, और कंटेंट तो रखना ही, कंटेंट तो हमने रखा ही है, तो दिखावा भी अच्छा करना है, कंटेंट भी अच्छा रखना है। तो विकास ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, इन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकाश डाला। तो एक प्रकाश आप एक टॉर्च ले लीजिए और एक प्रकाश कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी डाल दीजिए। कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए और कितना रोल है? देखिए बात यह है कि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी ना, ग्रुप ए या ग्रुप बी सर्विसेज, उसमें मोस्टली आपका पब्लिक इंटरेक्शन रहना है। आईएएस आप बने, आईपीएस आप बने, या फिर आईआरएस जो भी बने, आपका पब्लिक इंटरेक्शन काफ़ी रहता है सर, है ना। तो अगर आप बात नहीं करोगे तो मतलब क्या निकलेगा उसका। आपको सेलेक्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप पब्लिक इंटरेक्शन कर सको, जनता की समस्या समझ सको, उसे इंप्लीमेंट कर सको कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। तो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ 2-3 मेरे भैया हैं जिनके 3 बार लगातार इंटरव्यू दे लिए, बड़े इंट्रोवर्ट आदमी हैं, मतलब पूछो तो बस एक छोटा सा जवाब दे के चुप हो जाते हैं। उनके इंटरव्यू में 3 बार इंटरव्यू दिया लगातार, 107, 102, 109 नंबर उनके आए आउट ऑफ 275। और रिटर्न में बहुत अच्छे थे, लेकिन रेस से बाहर हो गए, रेस से बाहर हो गए। कई बार मैं ये भी सुनता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड ने अगर दिमाग में ये बैठा लिया कि ही इज नॉट ए डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर यूपीएससी, तो वो नंबर इतने कम देते हैं कि वो उसके रिटर्न में ज्यादा हो तो भी बाहर होने की संभावना होती है। बिल्कुल। उनके लग जाता है कि ये तो सिविल सर्विसेज ऑफिसर तो नहीं बनना चाहिए, योग्य नहीं है, तो ऐसे खींच के नीचे दे देते हैं नंबर। सर एक चीज़ होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप बोर्ड के सामने अपने आप को किस तरह से पेश कर रहे हो ना, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, दमदार बोलते हो, कि मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ इतने दमदार बोल रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि सामने वाला भी सोचने को मजबूर हो जाए कि यार मैं गलत हूँ या ये गलत है। तो ऐसी चीज़ अपने को बोल रही है, कॉन्फिडेंस अपने को फुल रखना है। और सीधी सीधी बात है, बोर्ड खुद मानसिकता पहले बना के नहीं आता, तुम्हारी परफॉर्मेंस के आधार पे जज करेगा। और सिंपल सी बात यही है कि लास्ट में आपको काम करना है ग्राउंड लेवल पे, तो कम्युनिकेशन स्किल वो देखेगा और 100% देखेगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, एवरेज भी है, चलेगा, लोअर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोअर होगी तो मैं बता रहा हूँ उन भैया का जिनके इतने कम नंबर थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने सुधार किया इस बार, और उनके इस बार 160 प्लस नंबर है, 160 161 नंबर है। 100 नंबर से 160 में सर 60 नंबर का डिफरेंस, 60 नंबर का, और वो सेलेक्टेड है, वो सेलेक्टेड हो गए। तो बहुत सारी बातों पे आज हमने यूपीएससी में हाल ही में सिलेक्टेड प्रिंस स्कूल और पीसीपी के पूर्व छात्र विकास से चर्चा की। तो आपने देखा कि विकास इंटेलिजेंट के साथ साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ है, सोशल कोजेज के साथ, इमोशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है, और डेफिनेटली भविष्य में आप एक बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट और सामाजिक सेवा में एक अच्छी ईमानदारी की, दरियादिली की भूमिका निभाते हुए ब्यूरोक्रेट बनेंगे। और भविष्य में भी आपने जैसा अब तक जगह जगह प्रिंस का नाम रोशन किया है, अभिभावकों का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है,
वैसे सबका भविष्य में भी नाम रोशन कर गौरवान्वित करते रहेंगे। आज आप पधारे, इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।